Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni. ये क्लिप तो आप कल से खूब देख रहे होंगे, लेकिन इसने मुझे कहानी याद दिला दी है। खालिद मोहम्मद, एक वक्त इंडिया की सबसे बड़े फिल्म क्रिटिक। जलवा ऐसा कि कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के करियर सिर्फ अपने रिव्यू से बना दें या बना बनाया करियर बिगाड़ दें। कहा जाता है कि एक वक्त पर श्रीदेवी उनसे इतना डरती थी या चिढ़ती थी कि उन्होंने खालिद से कोई भी कांटेक्ट बंद कर दिया था। खालिद ने उनके बारे में काफी हार्श चीजें लिखी। लेजेंड ये है कि उनके रिव्यूज की वजह से कई नए एक्टर्स का कॉन्फिडेंस इतना हिल गया था कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स लेने से भी डरते थे। गोविंदा के कपड़ों और उनकी एक्टिंग स्टाइल को खालिद ने कई बार क्रास या लाउड कहा। हालांकि गोविंदा का करियर इतना बड़ा था कि वो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन एक परसेप्शन बन गया था कि क्लासी ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं करती, जिसमें खालिद के रिव्यूज का बड़ा हाथ था। एक दिन एज द लेजेंड गोज किसी ने उनकी ईगो हर्ट कर दी, या शायद खुद ही हो गई हो। खुद ही सोचा होगा आई गेस कि इतने बड़े क्रिटिक हो, जैसा चाहते हो वैसी फिल्म बना लो, अपनी परफेक्ट फिल्म। और उन्होंने बनाई। एज अ डायरेक्टर नाम था फिजा, ऋतिक करिश्मा वाली। फ्लॉप। फिर एक और की स्क्रिप्ट लिखी, जुबैदा, विद करिश्मा, रेखा एंड मनोज वाजपेयी। अगेन फ्लॉप। ऑल्दो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म मेरी नजर में, पर जनता ने उसे प्यार नहीं दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जरूरी नहीं है कि अच्छा फिल्म क्रिटिक अच्छा फिल्म मेकर भी हो, एंड दिस समहाउ रेप्लिकेट्स टू पॉलिटिक्स टू। वरना चाणक्य ही राजा बन जाते और बाल ठाकरे ही सीएम। किंग मेकर्स कांट ऑलवेज बी किंग्स, एंड दैट टेक्स अस टू द स्टोरी ऑफ प्रशांत किशोर, या द सेम प्रशांत किशोर जिन्होंने अलग अलग समय पर बीजेपी, तृणमूल जैसी बड़ी बड़ी पार्टीज के बड़े बड़े शिप्स को हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस कराया, लेकिन खुद ही की नौका वहां डूबी जहां पानी कम था। आई मीन 0 सीट्स लिटरली। एनीवे, पीके अब फिर से चर्चा में है, this time again in the role of kingmaker. जब पहली बार मैदान में उतरे टीवीके के लिए लोग ये बात कर रहे थे कि अगर विजय की पार्टी 17 से 18 सीट्स भी निकाल ले जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। जब लोग ये कह रहे थे कि तमिलनाडु से डीएमके को हिलाना नामुमकिन है, तब प्रशांत किशोर का गणित कुछ और कह रहा था। Good chance to win Tamil Nadu. You'd be surprised. Keep this video and play it when the result comes in Tamil Nadu. So point ये है कि प्रशांत किशोर, जिन्हें इंटरनेट प्यार से पीके बुलाता है, अपनी प्रेडिक्शन में एक बार फिर सही साबित हो गए हैं। तो भाई अभी रिसेंटली 5 राज्यों में इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोर अगर किसी चीज का है तो वो है तमिलनाडु का रिजल्ट। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुपरस्टार थलपति विजय की एकदम फ्रेश पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्रे खासगम इस लेवल का परफॉर्मेंस देगी। ये मैप आप देखिए, इसमें से जो हल्का हरा रंग है, अब इस पर टीवीके का रोल है। अनइमेजिनेबल विक्ट्री। पर इस पूरी विक्ट्री में प्रशांत किशोर कहां से आए? हाउ ही वाज सो श्योर अबाउट टीवीके's विक्ट्री? वेल, महीनों पहले का पीके का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीके विजय के साथ स्टेज पर खड़े हैं और एकदम स्वैग में कह रहे हैं कि अभी तमिलनाडु में सिर्फ एक बिहारी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चेन्नई सुपर किंग्स के थाला महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन पीके ने वहां एक ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, मेक नो मिस्टेक, अगले साल जब मैं टीवीके को जीतने में हेल्प करूंगा तब मैं पॉपुलैरिटी में धोनी को भी टेक ओवर कर लूंगा। When I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. And guess what? पीके की बात सच हो गई। अब आप सोचोगे कि पीके ने तमिलनाडु में इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों लिया? Because this is the story of ultimate revenge. स्टालिन का रहे हैं, तो लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइस नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। बदला पर किस चीज का? आपको याद है कैसे कुछ नेताओं ने पीके और बिहारियों को टारगेट किया था? இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள் நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க।
பீகார்காரங்களுக்கு நம்மளெல்லாம் முன்னெல்லாம் அவங்க கிடையாது. நம்ம பேர் சொன்னாங்க ஹிந்தி படிச்சா வேலை கிடைக்கணும், கிடைக்குதா? ஹிந்தி நம்ம ஊர்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் பாருங்க, பான்பூரி வச்சுக்கிறோம். எந்த கடை யாரு? மற்ற ஊர்ல எல்லாம் முட்டாளா இருக்கிறோம், அறிவே கிடையாது. வட மாநிலத்தில் இருக்கணும். ஓப்பனா डीएमके ने बिहार और बिहारियों को लेकर काफी इंसल्टिंग बातें कही थी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने तो सीधा बिहारियों के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया था। पीके ने कहा था कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे और उन्होंने वो कर भी दिखाया। पीके ने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने चुपचाप अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और डीएमके जैसी पावरफुल पार्टी जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसे 3 नंबर की पार्टी बनाकर छोड़ा। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने खुद 2021 में एमके स्टालिन के लिए स्ट्रैटेजाइज किया था और इलेक्शन जिताया भी था। उसी डीएमके को पीके ने आज सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्टालिन का रहे हैं, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। Well, it's giving massive I created you, I can destroy you vibes. पर टीवीके ने ये इम्पॉसिबल काम किया कैसे? तमिलनाडु में हमेशा से ही 2 बिग बॉस रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। इनके सामने कोई भी नई पार्टी टिक नहीं पाती, लेकिन पीके ने टीवीके के लिए जो गेम प्लान बनाया वो एकदम रिस्की लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स था। उन्होंने इंटरव्यू में पहले ही साफ कर दिया था कि टीवीके किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। ऑल्दो कई बार ऐसे रिपोर्ट सामने आते रहे कि टीवीके और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है, बट पीके क्लियर थे। उन्होंने कहा था कि कमिटमेंट अकेले चुनाव लड़ने का ही है। सबने कहा कि सुसाइड मिशन है, बिना अलायंस के तमिलनाडु में नहीं जीता जा सकता। लेकिन पीके को पता था कि अगर बाइपोलर पॉलिटिक्स को तोड़ना है तो सोलो जाना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या टीवी के अकेले 118 सीट का मैजिक नंबर क्रॉस कर पाएगी, तो पीके ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यस एब्सोल्युटली। इस वीडियो को सेव कर लो और रिजल्ट के दिन प्ले करना। Good chance to win Tamil Nadu. You'd be surprised. Keep this video and play it when the result comes in Tamil Nadu. एंड फाइनली अब जब टीवी के 234 में से 108 सीट्स जीत गई है तो सब एक्चुअली शॉक में है। पीके का वो गो अलोन डिसीजन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ और पीके का ये सेव कर लो वाला वीडियो अब वायरल भी है। But let's go back to 2025. पीके ने डिसाइड किया था कि अब वो पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने एक डिकेड तक दूसरों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन अब वो अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने जन स्वराज को लॉन्च किया। उन्होंने 2025 में 6 और 11 नवंबर को हुए बिहार असेंबली इलेक्शंस में एंट्री मारी। उनका कैंपेन एकदम अलग था। उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को पूरी तरह डंप कर दिया, सिर्फ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और गुड गवर्नेंस की बात की। उनका टारगेट वो 7.5 करोड़ यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्होंने लालू नीतीश का पुराना एरा देखा ही नहीं था। पीके ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 25 सीटें भी जीत गई तो वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी चेक हिट्स हार्ड। बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का 1995 से जो दबदबा है उसे पीके तोड़ नहीं पाए। वो चुनाव हार गए, वो बिहार के किंग नहीं बन सके। लेकिन जैसे इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं, ही माइट नॉट बी द किंग, but he proved he is the undisputed kingmaker. Well, अगर आपको लगता है कि टीवीके की जीत सिर्फ एक फ्लूक है, तो जरा पीके का रिज्यूमे चेक कर लो। ये व्यक्ति पिछले 10 से 12 सालों से भारत की पॉलिटिक्स का असली स्क्रिप्ट राइटर रहा है। Let's rewind. So 2011 से 2014, the मोदी वेव। पीके ने 2011 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाने में हेल्प की। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे तो ब्रांड मोदी के पीछे पीके का ही दिमाग था। उनका जो फेमस कैंपेन था चाय पर चर्चा, वो पीके की टीम आईपैक ने ही डिजाइन किया था। उनकी टीम के 1200 से ज्यादा लोगों ने 13 राज्यों में इस कैंपेन को रन किया। ऑपोजिशन के टी वेंडर जीबे को भी इस कैंपेन ने मात दी और बीजेपी लीडर्स ने लोकल लेवल पर इस कैंपेन के थ्रू कनेक्ट किया और चाय वाला पीएम हिट हो गया। इसके अलावा अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे जिनका असर अभी भी चलता है, ये भी प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी थी। 2015 बिहार का गेम पलट दिया। 2014 में बीजेपी को जिताने के बाद 2015 में पीके नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के साथ जुड़ गए। उन्होंने पर्चे पे चर्चा कैंपेन चलाया और बीजेपी को हरा दिया। उस चुनाव में महागठबंधन 243 में से 178 सीटें जीती थी और मोदी लहर के बीच ऐसी जीत एक्चुअली बड़ी जीत थी। 2017
कैप्टन की वापसी। पंजाब में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का इमेज मेकओवर किया, कॉफी विद कैप्टन और पंजाब द कैप्टन जैसे कैंपेन चलाए और कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाई। 2019 जगन मोहन रेड्डी का राइज। आंध्र प्रदेश में पीके ने वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के लिए कैंपेन डिजाइन किया। उन्होंने प्रजा संकल्प यात्रा, जो 3648 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, और नवरत्न लू जैसे आइडियाज दिए। जगन की पार्टी ने सबको इतनी बुरी तरह हराया कि टीडीपी की साइकिल और जनसेना का खाली ग्लास बहुत पीछे छूट गया। 2020 दिल्ली में केजरीवाल। 2019 में जब आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन से बुरी तरह हार रही थी, तो 2020 दिल्ली इलेक्शन में पीके ने कमान संभाली। उन्होंने लगे रहो केजरीवाल का स्लोगन दिया, गारंटी कार्ड का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीतकर वापसी की। 2021 दीदी वर्सेस बीजेपी। बंगाल चुनाव में जब बीजेपी बहुत स्ट्रांग दिख रही थी, तो ममता बनर्जी ने पीके को बुलाया। पीके ने दीदी के बोलो कैंपेन चलाया, जहां लोग डायरेक्ट सीएम से बात कर सकते थे। रिजल्ट, टीएमसी ने डबल सेंचुरी मार दी। 2021 स्टालिन का मेकओवर और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिस डीएमके को आज पीके ने हराया, उसी डीएमके के एमके स्टालिन को 2021 में पीके ने ही जीत दिलाई थी। उन्होंने स्टालिन की इमेज को एम करुणानिधि की तरह रीब्रांड किया और उन्हें सीएम बनाया था। देख रहे हो आप, नई पार्टी को जमीन से उठाकर अर्श तक पहुंचाना हो या पुरानी पार्टी को सत्ता में वापस लाना हो, पीके knows how to make it happen. So finally सवाल है कि आगे क्या? पीके भले ही खुद पॉलिटिशियन के रूप में बिहार में सक्सेसफुल नहीं हुए हों, लेकिन टीवी को जिताकर उन्होंने साबित कर दिया है कि उनका दिमाग आज भी इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे शार्प वेपन्स में से है। पीके आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में उतने ही रेलेवेंट हैं। आने वाले इलेक्शंस में कोई भी पार्टी पीके को इग्नोर करने की गलती नहीं कर पाएगी। साउथ इंडिया में अब उनका इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने एक ही झटके में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का सिस्टम ही हैंग कर दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पीके को वापस परमानेंट स्ट्रैटेजिस्ट ही बन जाना चाहिए या जन स्वराज पार्टी के साथ अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए? कमेंट्स में बताओ और ऐसे वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग जिंदाबाद।